गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा, हमने एक थ्योरम की थी, डेट इज थ्योरम नंबर 1.8। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा और आपको वो अच्छे से क्लियर होगी। लोअर सम के लिए मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके बताया था और यूँ कहा था कि सेम ही स्टेप्स होंगे अपर सम के लिए भी, तो आप वो खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ भी सकते हैं, या फिर आपको अगर डाउट्स हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है डाउट्स डिस्कशन के लिए, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करें वो है रीमान इंटीग्रल, एंड दैट इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर, रीमान इंटीग्रल। तो आज हम समझेंगे हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है, इससे पहले जो हमने सारी टर्म्स की, सारी थ्योरम्स की, वो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए थी। जो मेन कंसेप्ट है वो अब से स्टार्ट है। बाकी जो इससे पहले दो थ्योरम्स की है उनको भी आप अनइम्पॉर्टेंट मत समझना, वो पेपर में आ जाती है। प्लस अगर आप प्लेलिस्ट देखें तो हमारे पास मेरे पेज पर चैप्टर नंबर 4 और 5 ऑलरेडी अपलोडेड है, और ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स का चैप्टर 1, 3, 4 एंड 5 भी अपलोडेड है। प्लस 6 के अभी 2 ही लेक्चर्स कवर हुए हैं, तो उन्हें भी कवर करना है। तो आप उनमें से आपको अगर किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रीमान इंटीग्रल है क्या, और इसके बाद हम देखेंगे इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। ठीक है, सो डैट आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन देखिए, लेट एफ जो है आपके पास फंक्शन है ए टू बी टू आर, ए टू बी से लेकर, इनकी ए बी इंटरवल से लेकर आर तक। और ये हमारे पास जो फंक्शन है ये बाउंडेड भी है। बाउंडेड किस पर है? इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है, बाउंडेड ऑन ए बी, यानी कि डोमेन पर बाउंडेड है। एफ इज सेड टू बी, और ये जो हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है इसको हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन तब कहेंगे जब आपके पास लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल आ जाए। लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल आपके पास सेम आ जाए। लोअर रीमान इंटीग्रल को हम किस तरीके से लिखते हैं? इंटीग्रेशन, सॉरी ये बार नीचे आएगा, लोअर के अंदर लोअर लिमिट के नीचे आएगा बार, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी। अब इसके ऊपर अपर वाले रीमान के अंदर ऊपर आएगा बार एफ एक्स डी एक्स। इसमें हर टर्म का क्या मतलब है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ए बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या है? सुप्रीमम लेना है आपको। सुप्रीमम किसका? सारे लोअर सम का। देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास फंक्शन के जितने भी लोअर सम बन रहे हैं उसका सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एल ऑफ एफ पी, पी इज पार्टीशन ऑफ ए बी, पी इज पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है, और हमारे पास जो अपर रीमान इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आएगी? अपर है तो हम लेंगे इन्फीमम। इन्फीमम किसका लेंगे? सारे के सारे हमारे पास अपर सम्स का। P इज पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल कब बन जाएगा? जब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाए बिल्कुल इक्वल, एक दूसरे के इक्वल वैल्यू आ जाए, तब हम कहेंगे हमारे पास जो फंक्शन है वो है रीमान इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देखो, ये जो हमने इससे पहले जो वीडियोस किया उसके अंदर अगर हम ये चीज़ें आपको क्लियर ना करते तो अब आपको इसमें डाउट आ रहा होता है, इसीलिए वो 2-3 हमारे पास बेसिक वीडियोस दिए, सो डैट आपको हर टर्म जो आगे यूज़ होने वाली है वो ऑलरेडी क्लियर हुई हो। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है, फंक्शन हमारे पास हमेशा बाउंडेड होगा, यानी कि ये जो इंटरवल है देखो ए बी, ये हमारे पास बाउंडेड था। ठीक है, बाउंडेड होगा, और इसको हम रीमान इंटीग्रेबल कब कहेंगे? जब आपके पास इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हो। अब आप कहेंगे एक एग्जाम्पल से हमें ये निकालनी भी आ जाए, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी। इससे पहले हमें क्या करना है? कुछ कुछ रिमार्क्स देखने हैं, कुछ मेन पॉइंट्स देखने हैं रीमान इंटीग्रल के, सो डैट हमें क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक तो देखो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, देखो बाउंडेड फंक्शन है अगर, ठीक है, वो रीमान इंटीग्रल तब होगा जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे, डेट इज लोअर रीमान इज इक्वल टू अपर रीमान। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि हर बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि एक कंडीशन और आ गई इसके अंदर कि ये हमारे पास दोनों इंटीग्रल्स सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अभी रिमार्क्स में मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगी,
ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको सोच भी सकते हैं, जैसे हम लिमिट्स के केस में करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ जाने चाहिए, तब हम इसको कहेंगे रीमान इंटीग्रल। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, बट जस्ट मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ, जैसे हम कॉन्टिन्यूटी के केस में देखते थे कि वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, उस तरीके से हमें यहाँ पर चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसी से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स। अब देखिए हमारे पास रिमार्क्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इफ़ f इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। अगर f आपके पास रीमान इंटीग्रेबल है ए बी के ऊपर, देन इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय f बिलोंग्स टू r ऑफ ए बी, वेयर r आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि रीमान पहचान के लिए। ठीक है, अगर आपके पास f रीमान इंटीग्रेबल है ए बी इंटरवल के ऊपर जिसकी डोमेन ए बी हो, और हमारे पास रेंज यानी कि कोडोमेन क्या हो, रियल्स हो, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं f बिलोंग्स टू r ऑफ ए बी। ठीक है, और किसी हमारे पास कोई फंक्शन है अगर वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो हम इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, डेट द फंक्शन इज r इंटीग्रेबल। वही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो आप उसको शॉर्ट में कह सकते हो कि वो फंक्शन आपके पास r इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की, और सेकेंड पॉइंट में देखते हैं हमारे पास क्या दिया होगा। सेकेंड पॉइंट में हमें बोल रखा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। यही मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर बाउंडेड फंक्शन आर इंटीग्रेबल हो ही हो। हर बाउंडेड फंक्शन का रीमान इंटीग्रेबल होना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ लिख रखे, इट इज़ इंटीग्रेबल दैट इट इज़ आर इंटीग्रेबल ओनली इफ लोअर एंड अपर इंटीग्रल्स आर इक्वल। यानी कि हर बाउंडेड फंक्शन, आपके पास अगर एक कंडीशन दी हुई है कि आपके पास फंक्शन बाउंडेड है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आर इंटीग्रेबल भी हो। आर इंटीग्रेबल कोई फंक्शन तभी होगा जब आपके पास वो जो बाउंडेड फंक्शन है उसके अंदर अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल हो जाए। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ इतना नेसेसरी नहीं है कि आर इंटीग्रेबल के लिए कि आपके पास फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। याद रखिए, ये बातें मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो डैट आपको एग्जाम्पल के अंदर बिल्कुल भी डाउट ना है। 6 ही एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से आते भी हैं क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर देखिए एज इट इज़ वही आए होंगे। बहुत रेयर चांस है इस चैप्टर में से कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज थ्योरम और एग्जाम्पल्स में से ही बन जाते हैं। ठीक है, सो बाउंडेड प्लस एक कंडीशन और कि अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल होना चाहिए, तभी आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, आर इंटीग्रेबल। अब इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर ये है कि उस जो हमने इंटीग्रल निकाले हैं, डैट इज आपने एक निकाला ए टू बी एफ ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू ये लोअर इंटीग्रल, एक अपर इंटीग्रल। अब इनकी अगर आपको वैल्यू निकालनी आ जाए, हमने ये तो कह दिया कि ये दोनों इक्वल है पर किसके इक्वल है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल हैं, बट हमें ये नहीं पता है किसके इक्वल है। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये ना तो अपर इंटीग्रल है ना लोअर इंटीग्रल है, ये उस इंटीग्रल की वैल्यू है। तो वही उसने कहा है दैट द कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड रीमान इंटीग्रल ऑफ ए बी ऑफ एफ ऑन ए बी एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, और उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेट इज ये लोअर इंटीग्रल, ये आपके पास अपर इंटीग्रल, और ये उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास 3 पॉइंट्स है, और आगे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको इनका बहुत यूज़ दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड। ठीक है, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैंने कवर करा दिए थे। थर्ड आप एक बार ट्राई करना खुद, अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कराऊंगी। फोर्थ एग्जाम्पल आज हम करते हैं क्योंकि वो हमारे पास आर इंटीग्रेबल पर ही बेस्ड है। ठीक है, उसके अंदर हम यही देखेंगे कि फंक्शन हमारे पास बाउंडेड होगा बट स्टिल आर इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए अब आपको इजीली पता लग गया है कि अगर हमारे पास फंक्शन बाउंडेड है प्लस आर इंटीग्रेबल नहीं है, बाउंडेड तो है आर इंटीग्रेबल नहीं है, तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि लोअर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स कराए हैं इनकी एप्लीकेशन ही आएंगी क्वेश्चंस के अंदर। तो अब आपको अगर मैं बार बार मैंने आपको ये पॉइंट्स रिपीट किए तो माइंड के अंदर सेट हो चुके होंगे कि किस तरीके से आपको आगे क्वेश्चंस के अंदर काम करना है।
ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखेंगे हम। स्टेटमेंट है हमारे पास, शो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी ऑन 0 to 1, सॉरी इसके अंदर ए भी नहीं है, इसके अंदर लिमिट डेफिनेट होगी 0 to 1 बाय एफ एक्स। आपके पास फंक्शन किस तरीके से दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। अगर आपने जो एक्स पुट किया है वो रेशनल है और इरेशनल है तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। ये चीज़ आपके पास बाउंडेड तो है बट इट इज़ नॉट आर इंटीग्रेबल। ये आपके पास चीज़ बाउंडेड तो है बट इट इज़ नॉट आर इंटीग्रेबल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सबसे पहले देखो, बाउंडेड है, आर इंटीग्रेबल नहीं है, ये चीज़ आपको शो करनी है। तो बाउंडेड दिखाने के लिए तो आप दिखा ही सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी या -1। तो मैं एक तरीके से अगर ये बात कहूँ तो ये बिल्कुल सही होगी कि f की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आ रही है। f के मोड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 1 आ रही है या -1 आ रही है, बीच की तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। तो बीच की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि एफ एक्स का मोड आएगा हमेशा हमारे पास 1। ठीक है, अगर -1 पुट करें हम वैल्यू तब भी मोड 1 आ रहा है, और 1 पुट करें तब भी हमारे पास ये चीज़ 1 के इक्वल आ रही है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो आपके पास ये फंक्शन बाउंडेड तो हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये दिखाना है कि अपर इंटीग्रल इज़ नॉट इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका एक पार्टीशन चाहिए। अब हमारे पास इंटरवल क्या है 0 to 1, इसका एक पार्टीशन चाहिए। तो पार्टीशंस के लिए हम इसे क्या करते हैं, इसको n पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, n पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं इक्वली। ठीक है, अब आपके पास ईच पार्ट की लेंथ किस टाइप से आप निकालोगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन n, कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नॉर्मली भी आप देखिए, आपके पास 3 to 5 एक इंटरवल है, इसको आपने 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है। तो आप ऐसे कर सकते हो ना, 5 - 2 डेट इज़ 2 अपॉन 2 1। 1 का मतलब क्या है, एक एक लेंथ के आएंगे, डेट इज़ एक आएगा आपके पास 3 to 4 और एक आपके पास आएगा 4 to 5। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर फॉर्मूला हमारे माइंड से स्किप हो जाता है उस टाइम पे, तो हम एग्जांपल्स की हेल्प से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। बाकी इतने क्वेश्चन से आपको अपने आप ही फॉर्मूला माइंड के अंदर सेट हो जाएगा, और ऊपर से इतना मुश्किल फॉर्मूला है भी नहीं। ठीक है, तो 1/n यानी कि आपको लेंथ क्या लेनी है, 1/n। अब आपको पता है पार्टीशन के अंदर हम किस तरीके से लेते हैं। पहला पॉइंट ए को हम लेते हैं x0, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, x0 x1 अप टू सो ऑन xr -1 xr अप टू सो ऑन xn इज इक्वल टू b। b यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास 0, सेकेंड पॉइंट क्या होगा 0 + 1/n। ठीक है, 0 + 1/n। नेक्स्ट पॉइंट 1/n + 1/n 2/n 3/n अप टू सोन r -1 पुट करेंगे तो r -1/n r/n। एक तरीके से आप देख सकते हो उसी से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा n/n। ये आप खुद भी निकाल कर देख सकते हो, यही वैल्यूज़ आएंगी आपके पास। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये भी आपको पता है कि जैसे इनके इंटरवल्स ब्रेक होंगे, इसमें से हमारे पास इंटरवल बन रहा है 0 to 1/n। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल बन रहा है 0 to 1/n, यहाँ से क्या बन रहा है 1/n से 2/n, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/n से 3/n। इस तरीके से हमारे पास बनेंगे ये इसके सब इंटरवल्स। ठीक है, अब आपको पता है इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट रैशनल है और इनफाइनाइट इरेशनल है। आप छोटे से छोटा कोई भी इंटरवल ले लो, 1.0001। ठीक है, ये बहुत छोटा इंटरवल है, 1 से लेके 1.0001 तक। इसके अंदर भी आपको इनफाइनाइट रेशनल्स और इनफाइनाइट इरेशनल मिल जाएंगे। आपने 9th में एक एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर ही था, उसके अंदर हम क्या निकालते थे 9th क्लास के अंदर, आपको 2 पॉइंट्स दिए होते थे, मान लो 2 और एक 5। इसके अंदर आपको 6 रेशनल्स निकालने हैं, 6 इरेशनल निकालने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। और आपके ये एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते थे उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था काफ़ी। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास आप ये कह सकते हो कि हर छोटे से छोटे इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट रेशनल्स और इनफाइनाइट इरेशनल्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास इंटरवल है। और हर इंटरवल जिसकी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इक्वल ना हो
उसके अंदर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि देखो अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू इक्वल हो गई डेट इज़ 2 2, तो इसके अंदर तो एक ही पॉइंट आएगा डेट इज़ 2। ठीक है, अब हमारे पास स्मॉल एम आर क्या होता है आपको पता ही है। स्मॉल एम आर होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन आर है तो आरथ इंटरवल एक्स आर -1 से एक्स आर। ठीक है, अब सबसे छोटी ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम जो अभी इंटीग्रल निकालेंगे उसमें इसका यूज़ होगा। ठीक है, किस तरीके से वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जी एल बी ऑफ एफ इन एक्स आर -1 से एक्स है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लोएस्ट वैल्यू क्या है, या तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही थी और या फिर -1 आ रही थी, तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ऐसे ही हमें कैपिटल एम आर निकालना है, तो एल यू बी ऑफ एफ इन एक्स आर -1 टू एक्स आर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जब आपको निकालनी है तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एल ऑफ एफ पी। ठीक है, इनका यूज़ है, इनका फॉर्मूले के अंदर यूज़ है तभी निकलवा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, और एल ऑफ एफ पी का यूज़ था उसके अंदर मेन, तो एल ऑफ एफ पी के लिए आपको एम आर चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सबमिशन एम आर डेल्टा आर। डेल्टा आर तो हमें प्रॉब्लम ना है इसलिए हमने खुद ही कंसीडर करना था, तो हमने इक्वल ले लिया सो डैट आपको आगे प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो सबमिशन आर इज इक्वल टू 1 to r। एम आर क्या है, एम आर की जगह -1 पुट कीजिए और डेल्टा आर आपको पता है 1/n है। माइनस आ जाएगा बाहर कॉमन। ठीक है, -1/n बाहर कॉमन, क्योंकि ये चीज़ वेरी कर रही है आर के ऊपर, तो n इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन आर, तो ये हम बाहर ले सकते हैं। अंदर बच जाएगा सबमिशन 1 r इज इक्वल टू 1 to n। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, -1/n बाहर। ये एक तरीके से हम इसका सबमिशन खोलें तो आर के वेरी करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब ये सारे 1+1+1 ही आ जाएंगे। और ये कितनी बार आएंगे, ये उतनी बार आएंगे जितनी बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं, डेट इज़ n टाइम्स। तो आपके पास ये चीज़ आ गई n के इक्वल, ऊपर वाला सम आ गया n, नीचे भी n था तो ये आ गया -1। ये आपके पास आ गई लोअर एल ऑफ एफ पी की वैल्यू। इसी तरीके से आप अपर यू एफ पी डेट इज़ अपर सम की वैल्यू जब देखेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1। शॉर्ट में मैं आपको बता भी देती हूँ 1 किस तरीके से आएगी। अब देखो आपके पास अपर सम की जो फॉर्मूला है वो होता है सबमिशन एम आर डेल्टा आर। तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं निकालूँ r इज इक्वल टू 1 to n, एम ऑफ आर की वैल्यू है 1 और इसकी है 1/n। अगेन 1/n कॉमन आ जाएगा और अंदर का सम 1+1+1 अप टू n टाइम्स कैंसिल आउट होके वैल्यू आ जाएगी 1। वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसकी 1। ठीक है, तो ये आपने एल ऑफ एफ पी और यू ऑफ एफ पी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि एल ऑफ एफ पी और यू एफ पी दोनों ही क्या हैं, कॉन्स्टेंट। तो चलिए देखो, मेन तो हमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी, डेट इज हमें एक तो इसकी वैल्यू चाहिए और एक हमें इसकी वैल्यू चाहिए, सो डैट हम ये दिखा सकें कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो चलिए इन दोनों की हम अब वैल्यू देख रहे हैं किस तरीके से आएगी। अब देखो आपने जब लोअर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है तो आप किस तरीके से निकालोगे, आपको पता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ जितने भी आपके पास लोअर सम्स हैं उनका। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला जब मैंने आपको रेमान इंटीग्रल की डेफिनेशन बताई थी तब बताया था, इसी का यहाँ पर यूज़ था, इसीलिए मैंने यहाँ पर एल ऑफ एफ पी निकाला। और अब आप देख भी सकते हैं एल ऑफ एफ पी की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, एल ऑफ एफ पी की वैल्यू आई थी हमारे पास -1। तो चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब हमारे पास कॉन्स्टेंट है, अगर यहाँ पर वेरिएबल आया होता तो हमें प्रॉब्लम आती थोड़ी सी और, बट यहाँ पर तो कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्टली -1 आ जाएगा और एल यू बी ऑफ -1 इज -1। ठीक है, इसी तरीके से जब आप अपर इंटीग्रल की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, जी एल बी ऑफ अपर सम्स। ठीक है, अपर सम्स आपके पास क्या आया था, इसकी जी एल बी, इसकी वैल्यू आई थी 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अब डायरेक्टली आप यहाँ देख सकते हैं -1 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास लोअर इंटीग्रल की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। सो आप ये कह सकते हो कि ये फंक्शन आर इंटीग्रेबल नहीं है। स्टार्टिंग में हमने कहा था बाउंडेड है और अब हम कह रहे हैं आर इंटीग्रेबल नहीं है, तो हमने इस एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया कि आपके पास एक फंक्शन ऐसा हमें मिल गया जो कि बाउंडेड तो है और आर इंटीग्रेबल नहीं है। तो आपके पास ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर के अंदर ऐसा भी आ सकता है 6 मार्क्स के अंदर कि
यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो डिपेंड करता है, बीएससी है तो 4.5 का आएगा, बीएससी ऑनर्स है तो 6 आएगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा एग्जाम्पल बताइए जो बाउंडेड हो बट आर इंटीग्रेबल ना हो। तो आपको उसके अंदर यही एग्जाम्पल करना है, बहुत ईजी सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। 2 बार इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है साइन वाला, वो आपको एक बार खुद ट्राई करना है, नहीं होता तो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्जाम्पल 5th और 6th। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लगभग आपस में दोनों सिमिलर भी हैं, तो एक एग्जाम्पल अच्छे से करा के एक में सिर्फ मैं आपको की पॉइंट्स बता दूंगी, ठीक है, सो डैट आपकी कवर हो जाए जल्दी से। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि चैप्टर 1 को थोड़ा सा स्पीडली अपलोड कर दो, तो इसीलिए एक बार साइन वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना, नहीं होता तो मैं उसको भी बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लगे तो इसे अपने क्लास ग्रुप्स में और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।